शुरुआत होती है और कहानी की शुरुआत में हमें एक वर्ल्ड लेवल पर टूर्नामेंट दिखाया जाता है। इस टूर्नामेंट का लक्ष्य ये होता है कि जो भी इस टूर्नामेंट में जीतेगा वो इस दुनिया का नंबर 1 बेकर बन जाएगा। इस टूर्नामेंट में हमारी कहानी के एमसी ने भी हिस्सा लिया होता है और उसने जीतने के लिए काफी बड़ी स्वीट की मूर्ति बनाई होती है, जिसकी फिनिशिंग देखकर वहाँ के सारे बेकर्स हैरान होते हैं और हमारे एमसी से काफी इंप्रेस होते हैं। मूर्ति की फिनिशिंग को देखकर वहाँ के सारे बेकर्स को ऐसा ही लग रहा था कि इस टूर्नामेंट को विन कर हमारा एमसी ही इस दुनिया का नंबर 1 बेकर बनेगा। पर लगता है ऐसा गॉड नहीं चाहते थे, क्योंकि जब हमारा एमसी अपनी टीम के साथ उस स्टेच्यू को सबके सामने प्रेजेंट करने जा रहा था कि उसी दौरान उस मूर्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है और उस मूर्ति में से काफी शार्प कैंडी सीधा हमारे एमसी के सिर में आकर घुस जाती है, जिससे हमारे एमसी के सिर से काफी खून निकलने लगता है। कुछ समय में हमारे एमसी को रियलाइज हो जाता है कि अब वो यहाँ पर मरने वाला है। मरते समय हमारा एमसी कहता है कि गॉड बहुत क्रूअल होते हैं, वो अपना सपना बस पूरा करने ही वाला था। यह कहते हुए ही एमसी मर जाता है। एमसी के मरने के बाद हमें एक आवाज सुनाई देती है, मानो वो गॉड की हो, और वो कहते हैं तुम्हारी किस्मत में कुछ और है। गॉड के इन शब्दों के साथ हम देखते हैं कि हमारे एमसी किसी और ही वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका है। इस वर्ल्ड में हमारे एमसी के मॉम एंड डैड उसका नाम पेस्ट्री रखते हैं। पेस्ट्री के जन्म के साथ ही हमारी कहानी आगे बढ़ने लगती है। इसी दौरान हमें यह भी पता चलता है कि पेस्ट्री के डैड 3 विलेज के लीडर हैं, क्योंकि उन्होंने ही इन 3 विलेजेस को बसाया है। उन्होंने बंजर जमीन से उपजाऊ जमीन तक का सफर तय किया है, इसीलिए वहाँ के सारे विलेजर्स पेस्ट्री के डैड की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें अपना लीडर भी मानते हैं। इसी के साथ हमारी कहानी 9 साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं 9 साल बड़े पेस्ट्री को, जो अपने डैड के साथ स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस के दौरान भी पेस्ट्री स्वीट्स बनाने के बारे में ही सोच रहा होता है। यानी इस वर्ल्ड में भी पेस्ट्री का सपना यही है कि वो इस वर्ल्ड में भी नंबर 1 बेकर बने। पर इस जगह पर पेस्ट्री हमें ये भी बताता है कि उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके पास शुगर नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पर रहता है वहाँ पर शुगर प्लांटेशन नहीं हो सकता और इस वर्ल्ड में शुगर का प्राइस बहुत ज्यादा है। इसलिए वो इस समय सिर्फ अपने डैड की फार्मिंग में हेल्प कर रहा है, ताकि उनकी फार्मिंग अच्छी हो और वो काफी क्रॉप प्रोड्यूस कर सके, जिसकी मदद से वो शुगर प्लांट्स या फिर शुगर को परचेस कर सके। अब इन सब चीजों की वजह से पेस्ट्री का ध्यान पूरी तरीके से भटक चुका था। इसलिए पेस्ट्री के डैड बिना कोई मौका छोड़े सीधा पेस्ट्री के ऊपर हमला करते हैं और उसकी स्वॉर्ड को दूर फेंक देते हैं। अब इससे पहले कि पेस्ट्री के डैड पेस्ट्री से कुछ कहते, वहां पर सारे फार्मर के वाइस लीडर रह जाते हैं, जिनका नाम फ्यूले है और वो पेस्ट्री के डैड के काफी अच्छे दोस्त भी हैं। इस जगह पर पेस्ट्री के डैड से फ्यूले कहता है, कैसरोल, मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। इस पर पेस्ट्री डैड कहते हैं, अच्छा ठीक है, पहले अच्छी खबर सुनाओ। इस पर फ्यूले कहते हैं कि इस बार हमारी फार्मिंग बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि पेस्ट्री ने हमें एक सजेशन दिया था कि हमें लाइन फेंकना चाहिए फसलों के ऊपर, इससे फसल और भी अच्छी होगी। इस जगह पर पेस्ट्री के डैड पेस्ट्री से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता कि कैसे क्रॉप ज्यादा बढ़ेगी। इस चीज पर पेस्ट्री मन में कहता है कि अब मैंने कैसे बताऊं कि मैं एक रीइंकार्नेटेड पर्सन हूँ और मैं एक ऐसे वर्ल्ड से बिलोंग करता था जहाँ पर साइंस हुआ करता था और वहाँ पर मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता था। इसलिए पेस्ट्री ये सब ना बताते हुए अपने डैड से कहता है कि बस मैंने आइडिया लगाया। इन सब के बीच में पेस्ट्री डैड फ्यूले से पूछते हैं, अच्छी खबर तो हो गई, बुरी खबर क्या है। इस पे फ्यूले उन्हें बताता है कि कुछ माफिया उनके विलेजेस को लूटने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं और वो कुछ ही महीनों में हमारे विलेजेस में पहुंचकर हमें लूट लेंगे। इस चीज को सुनकर पेस्ट्री के डैड कैसरोल काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर पेस्ट्री भी परेशान होने लगता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि इस पूरे विलेज में सिर्फ मात्र 30 विलेजर्स जवान हैं और बाकी सब औरतें हैं और बाकी सब बूढ़े हैं। इसलिए इनके पास सिर्फ 30 लोग हैं लड़ने के लिए। इस जगह पर पेस्ट्री हमें बताता है कि इन माफियाओं के समूह में लगभग 100 से ज्यादा लोग होते हैं, इसलिए उनके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस जगह पर पेस्ट्री बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और वो मन में कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं अपनी इस जिंदगी को भी बर्बाद नहीं होने दूंगा, मुझे इस दुनिया का नंबर 1 बेकर बनना है। अगर इन माफियाओं ने हमारे विलेजेस को लूट लिया तो मैं अपनी इस जिंदगी में भी अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाऊंगा, पिछली जिंदगी की तरह। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पेस्ट्री को इतना ज्यादा सीरियस देखकर फ्यूले कहता है कि आखिर ये इतना छोटा बच्चा है और ये इस चीज को कितने अच्छे से समझ पा रहा है। पेस्ट्री, तुम अपने डैड से भी अच्छे लॉर्ड बन सकते हो। यह कहते हुए फ्यूले के माइंड में एक आइडिया आता है और वो पेस्ट्री के डैड कैसरोल को कहता है, क्यों ना हम पेस्ट्री को अपना ट्रम्प कार्ड यूज करें।
पेस्ट्री का ब्रेन लेवल इतना ज्यादा है तो हो सकता है कि पेस्ट्री का मैजिक लेवल भी बहुत ज्यादा हो। तो क्यों ना हम पेस्ट्री के मैजिक को अवेकन करवा लें। क्या पता पेस्ट्री का मैजिक अगर ज्यादा पावरफुल हुआ तो हम पेस्ट्री के मैजिक की हेल्प से ही उन माफियाओं को हरा पाएंगे। अब इस जगह पर पेस्ट्री के डेट के पास भी पेस्ट्री के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो फ्यूले की बात को मान लेते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वो दिन आ चुका है जिस दिन पेस्ट्री अपने मैजिक को अवेकन कराने के लिए किंगडम में जाने वाला है। किंगडम में जाने से पहले पेस्ट्री के मॉम एंड उसकी सिस्टर से कहती हैं कि अपना ख्याल रखना। इस जगह पर पेस्ट्री के दोस्त भी उसे अलविदा करने आए हुए होते हैं। उस जगह पर पेस्ट्री का दोस्त मार्क पेस्ट्री से कहता है कि काफी मजे करना पेस्ट्री। इस जगह पर पेस्ट्री कहता है हाँ बिल्कुल, मैं वहां जाकर बहुत सारी स्वीट्स खाऊंगा। मार्क कहता है तुम्हारे माइंड में बस स्वीट्स होती हैं क्या। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि पेस्ट्री के डेट अपने मैजिक स्पेल की हेल्प से पेस्ट्री और अपने आप को वहां से टेलीपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पेस्ट्री एंड पेस्ट्री के डेट किंगडम में आ चुके हैं। घूमने के दौरान पेस्ट्री देखता है कि इस वर्ल्ड में काफी अजीब अजीब तरीके की चीज है जिन्हें उसने आज से पहले नहीं देखा है। इसी बीच उसकी नजर जाती है एप्पल्स के ऊपर और वो हैरान हो जाता है कि इस वर्ल्ड में भी एप्पल्स एग्जिस्ट करते हैं। इस जगह पर पेस्ट्री डेड उसे बताते हैं कि इन्हें बोनका कहते हैं, यानी इस वर्ल्ड में एप्पल्स को बोनका कहा जाता है। इस जगह पर पेस्ट्री डेड उसे ये भी बताते हैं कि बोनका का टेस्ट खट्टा होता है। इस जगह पर पेस्ट्री ये सुनकर तो और भी खुश हो जाता है कि वो खट्टी चीजों से और भी ज्यादा स्वीट्स बना सकता है। इस जगह पर पेस्ट्री को इन्हें खरीदने का मन होता है, पर पेस्ट्री डेड कहते हैं कि ये काफी महंगे हैं पेस्ट्री, बट मैं तुम्हें ये दिला सकता हूँ अगर तुम मैजिक अवेकनिंग में काफी अच्छे तरीके से व्यवहार करोगे और एक शांत बच्चे की तरह रहोगे। इस जगह पर पेस्ट्री उनसे वादा करता है कि वो शांत बच्चा बनकर रहेगा और वो एक अच्छा मैजिक अवेकन करेगा। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि पेस्ट्री के डेड पेस्ट्री को एक चर्च के पास लेकर आते हैं। इस वर्ल्ड में मैजिक अवेकन सबका चर्च में ही होता है। इस जगह पर चर्च के फादर पेस्ट्री के डेड से पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। इस पर पेस्ट्री के डेड कहते हैं कि वो अपने बेटे का मैजिक अवेकन कराना चाहते हैं। इस जगह पर चर्च के फादर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में किसी भी बच्चे के लिए मैजिक अवेकनिंग की प्रोसेस काफी कठिन होगी और वो नहीं झेल पाएगा। पर इस जगह पर पेस्ट्री के डेड कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, वो इसे झेल लेगा। अब पेस्ट्री के डेड को इतना कॉन्फिडेंस होता है इसलिए फादर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो पेस्ट्री की मैजिक अवेकनिंग प्रोसेस के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच हमें पेस्ट्री के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेस्ट्री की सिस्टर फ्यूले से पूछ रही होती है अंकल फ्यूले, आखिर मैजिक अवेकनिंग में होता क्या है, क्योंकि जब मैं मैजिक अवेकनिंग के लिए गई थी तब मुझे पता चला था कि मेरे पास कोई मैजिक लेवल नहीं है। काश ऐसा पेस्ट्री के साथ ना हो क्योंकि डेड को उससे काफी आशा है। उस पर फ्यूले कहता है आप चिंता मत कीजिए मिस लॉर्ड, मुझे पूरा विश्वास है कि पेस्ट्री के पास काफी ज्यादा शक्तिशाली मैजिक होगा क्योंकि मैं उसका मैजिक लेवल महसूस कर सकता हूँ, वो काफी ज्यादा ऊपर का है। फ्यूले के इन शब्दों के साथ हमारा सीन चर्च पे शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पेस्ट्री को एक घोर अंधेरे चेम्बर में बंद कर दिया गया है जहाँ पर उसके हाथ भी बांध दिए गए हैं और उसकी आंखों पे भी पट्टी लगा दी गई है। गाइस असल में पेस्ट्री को ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि इस वर्ल्ड में हर एक बच्चे का मैजिक इसी के थ्रू अवेकन होता है, क्योंकि हर एक बच्चे को इसी अंधेरे चेम्बर में पूरे 48 घंटे के लिए रखा जाता है। अगर कोई भी बच्चा इस चेम्बर को पूरे 48 घंटे तक संभाल लेता है इसका मतलब उसकी मेंटल लेवल काफी अच्छा है और वो काफी पावरफुल मैजिक को एन्चांट कर सकेगा अपनी मेंटेलिटी से। इसलिए पेस्ट्री को भी इसी अंधेरे चेम्बर में पूरे 48 घंटे के लिए रहना होगा। पर इस जगह पर हम देखते हैं कि पेस्ट्री को तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होती है क्योंकि उसे अंधेरे से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि आखिर उसका दिमाग तो एक काफी बड़े इंसान का है और साथ ही में बस वो वहां पर सो रहा है और वो अपने सपने में देख रहा होता है कि आखिर कैसे वो इस प्रोसेस को कंप्लीट कर यहाँ से काफी सारे एप्पल्स ले जाएगा और उनसे डिफरेंट डिशेस बनाएगा और ऐसे ही वो काफी मेहनत करेगा ताकि वो इस दुनिया का नंबर 1 बेकर बन सके। अब इस जगह पर पेस्ट्री अपने प्रीवियस लाइफ की मेंटेलिटी जो कि एक 28 साल के इंसान की है उसकी हेल्प से वो इस प्रोसेस को इजीली पूरे 3 दिनों के लिए संभाल लेता है। 3 दिनों बाद पेस्ट्री के डेड वहां पर आकर पेस्ट्री की आंखों से पट्टी हटाते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम ठीक हो ना बेटे। इस जगह पर तो पेस्ट्री पूरे 3 दिनों से बस सो रहा था और इस दुनिया के नंबर 1 बेकर बनने के सपने देख रहा था, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि पेस्ट्री और पेस्ट्री के डेड फादर के सामने होते हैं। इस जगह पर पेस्ट्री की बॉडी बहुत ही ज्यादा चमक रही थी, इससे हमें पता चल जाता है कि पेस्ट्री ने अपने मैजिक को अवेकन कर लिया है। इसी के साथ पेस्ट्री को फादर एक मैजिक स्क्रोल देते हैं कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ।
ये सब इस देवता पर लागू नहीं होता है। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। हे देवता, हमारे महान शासक को दुनिया में भेजिए। के साथ पेस्ट्री को फादर एक मैजिक स्क्रॉल देते हैं जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि आखिर पेस्ट्री का मैजिक किस टाइप का है और वो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेस्ट्री और पेस्ट्री के डैड चर्च से जा रहे होते हैं। जाते समय पेस्ट्री के डैड चर्च के फादर को कुछ डोनेशन देते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, जिसके लिए फादर भी उनका शुक्रिया अदा करता है। फादर को अलविदा करके जब पेस्ट्री और पेस्ट्री के डैड जा रहे होते हैं, इस जगह पर पेस्ट्री के डैड पेस्ट्री से कहते हैं कि तुम्हारे पास काफी रेयर मैजिक है पेस्ट्री, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। अब इस जगह पर हमें अभी भी नहीं बताया जाता कि पेस्ट्री का मैजिक क्या है। खैर, इस जगह पर हम देखते हैं कि जैसा कि पेस्ट्री के डैड ने पेस्ट्री से वादा किया था कि अगर उसने प्रॉपर्ली मैजिक अवेकनिंग की प्रोसेस कर ली तो वो उसे एप्पल्स दिलाएंगे। वो वैसा ही करते हैं, वो पेस्ट्री को एप्पल्स दिला देते हैं। इसी के साथ हमें दूसरी तरफ चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फादर कह रहे होते हैं उस बच्चे के पास बहुत अनोखा मैजिक था, मुझे इसके बारे में किंगडम में रिपोर्ट करनी चाहिए, मुझे पैसे मिलेंगे। फादर के इन्हीं मंसूबों को दिखाते हुए बेकिंग इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड नंबर 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। बेकिंग इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ थीफ एक पूरे विलेज को लूट लेते हैं और ये वही थीफ है जिनके बारे में पिछले एपिसोड में पेस्ट्री के डैड को पता चला था। इन्हीं थीफ को दिखाते हुए हमारा सीन पेस्ट्री के विलेज पर जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पेस्ट्री के विलेज के सारे विलेजर्स वुडन बॉल्स बना रहे थे ताकि इजिली थीफ उनके विलेज में एंटर ना कर पाए। इसी बीच पेस्ट्री के डैड को उनके दोस्त से एक मैसेज मिलता है। उन्हें पता चलता है कि थीव्स ने हाल ही में कुछ ही दूर एक विलेज को लूटा है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि थीव्स काफी तेजी से ट्रेवल कर रहे हैं और उन्हें आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा पेस्ट्री के विलेज में। ऐसा लग रहा था कि 1 महीने के अंदर ही वो इस विलेज में एंटर कर जाएंगे। इस जगह पर पेस्ट्री के डैड कैरोल काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो थीव्स का क्या करें, क्योंकि वो थीव्स से ऐसे तो नहीं जीत पाएंगे। इसलिए पेस्ट्री के डैड कैरोल पेस्ट्री से कहते हैं कि पेस्ट्री जाओ और बाकी 2 विलेज के लीडर्स को जाकर ये मैसेज दो कि उन्हें मैंने बुलाया है। पेस्ट्री अपने डैड की बात को मानते हुए इन मैसेज को डिलीवर करने के लिए निकल जाता है। रास्ते में पेस्ट्री अपने मन में बोलता है, मुझे कुछ तो करना होगा अपने विलेज के लिए, वरना वो थीप इस विलेज को इजिली डिस्ट्रॉय कर यहाँ से सब कुछ लूट लेंगे। और अगर ऐसा हुआ और इस दौरान अगर मैं फिर से मारा गया तो मेरा फिर से बेकर बनने का सपना ही रह जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट बेकर बनकर रहूंगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि पेस्ट्री के डैड कैरोल ने तीनों विलेज की सारी पॉपुलेशंस को एक ही विलेज में शिफ्ट कर दिया है ताकि उनके पास ज्यादा मेन पावर रहे थीफ से लड़ने की। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि विलेज के जितने भी विलेजर्स होते हैं वो अपने सारे क्रॉप्स, फूड आइटम्स को कुएं में डालकर गाड़ देते हैं ताकि थीफ उन्हें चुरा ना पाए। इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पेस्ट्री के डैड के बेस्ट फ्रेंड फोइल ने कई सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया है। इनमें बेसिकली मैन होते हैं जो फाइटिंग करने के लिए सक्षम होते हैं। पर इस जगह पर हम दूर ही पेस्ट्री को देखते हैं जो मन में कह रहा था कि हमारे हारने के चांस काफी ज्यादा है, क्योंकि जितने भी लोग हैं इनमें से सिर्फ 3 लोगों को छोड़कर जो कि पेस्ट्री के डैड के काफी करीबी हैं, इनके अलावा किसी को भी लड़ना नहीं आता है और बाकी के बचे लोगों को लड़ना नहीं आता है। वो बस नॉर्मल फार्मर है, इसलिए हमारे हारने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। पेस्ट्री यही सोच रहा होता है कि आखिर वो इतने खतरनाक थीव्स को कैसे हराएंगे कि इसी बीच पेस्ट्री के दोस्त मार्क एंड लीमे आ जाते हैं और वो पेस्ट्री को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड, हमारे लिए क्या ऑर्डर है, हम क्या करें आपकी मदद में। इस जगह पर पेस्ट्री कहता है कि आखिर तुम ऐसे फॉर्मली बिहेव क्यों कर रहे हो। इस जगह पर वो दोनों कहते हैं क्योंकि तुम हमारे लॉर्ड हो। बेसिकली तुम्हारे फादर के लिए हमारे फादर्स ऐसे रिटर्न में काम करते हैं और तुम्हारे फादर के बाद तुम लॉर्ड बनोगे तो तब उस टाइम पर हम तुम्हें सर्व करेंगे, तो बस अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर इस जगह पर पेस्ट्री उनसे कहता है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, पर हाँ मार्क एंड लीमिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम मेरे लिए एक हेल्प कर सकते हो। इस जगह पर मार्क और लीमिया मान जाते हैं। इसके बाद हमने एक सीन में देखते हैं कि मार्क और लीमिया को पेस्ट्री ने काम दिया होता है कि उन्हें ऐसे पत्थर को कलेक्ट करना है जिन्हें वो फेंक के मार सके। पत्थर कलेक्ट करने के दौरान लीमिया मार्क से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर पेस्ट्री को कौन सा मैजिक स्पेल या फिर मैजिक इस्तेमाल करना आता होगा। इस जगह नहीं पता क्योंकि पेस्ट्री ने कभी इस बारे में बात नहीं की, पर मुझे इतना पता है कि वो काफी प्रैक्टिस कर रहा है अपने मैजिक स्पेल को एनहांस करने की। इसी बीच मार्क लूमी से कहता है कि मुझे घोड़ों की आवाज आ रही है,
इस जगह पर लुमिया कहती है कहाँ से। इससे बीच उनकी नजर जाती है कि जो थीफ आने वाले थे वो काफी जल्दी विलेज पे रेड मार देते हैं। उन्हें देखते से ही सीधा मार्क एंड लूमी विलेज की तरफ भाग जाते हैं। इसके बाद विलेज में जाकर मार्क एंड लूमी सबको बता देते हैं कि थीफ उनके विलेज की बॉर्डर के पास आ गए हैं। इस जगह पर सारे विलेजर्स डरना शुरू कर देते हैं कि थीफ उन्हें जान से मार देंगे, उनके विलेज को जला देंगे। एवन वो सारा खाने का सामान चोरी कर लेंगे। अगर थीफ के हमले के बाद कोई बच भी गए तो वो भूखमरी से मर जाएंगे। इस जगह पर वो इन्हीं सब चीजों से डर रहे होते हैं कि तभी पेस्ट्री के डैड कैरोल उन सबको मोटिवेशन देने लगते हैं कि अब ये सब सोचने का तो कोई फायदा नहीं है। अगर हम हारे तो हमारे साथ वो सब होगा जो आप सोच रहे हैं। हमारे खाने चोरी होगा, हमारे घर जलाए जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे खतरे में आ जाएंगे और हमें स्लेव भी बनाया जाएगा। सो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके बीवी बच्चे स्लेव बने तो आपको लड़ना तो होगा, क्योंकि ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा। अगर आप डरेंगे तब भी आपके साथ होगा, तो कम से कम कोशिश तो करिए लड़के। कैरोल की डेट की बात मानकर सारे विलेजर्स अब मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। अगर वो डरेंगे तो उनके साथ वो जरूर होगा जो सोच रहे हैं। अगर वो लड़े और अगर वो जीते तो वो इस जंग को जीत जाएंगे। इसलिए वो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड इस जगह पर कैरोल अपने बेटे पेस्ट्री से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए ताकि हम जीत सके। इस जगह पर पेस्ट्री एज ए बेकर माइंड के उसे सब कुछ समझाने लगता है। वो कहता है हमें पहले पता करना होगा कि आखिर थीफ की क्वांटिटी कैसे है। वो मन में सोचता है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें पता करना होता है कि बेकिंग करने के टाइम कितना मैदा यूज करना है। इसलिए अगर हमें पता करना है कि आखिर कितने थीफ है तो हमें वहां जाकर देखना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैदा नापा जाता है। और अगर हम इस फाइट को जीतना चाहते हैं, बिल्कुल जैसे ही हमें एक अच्छा केक बनाना है, तो हमें एक्स्ट्रा मैदा हटाना होगा। यानी हमें जो एक्स्ट्रा थीफ्स हैं, जो विलेजर की क्वांटिटी से ज्यादा है, उन्हें वहीं पर हराना होगा जहाँ पर वो अभी स्टे कर रहे हैं। इस जगह पर वो ये सारी चीजें जो बेकिंग के रिगार्डिंग होती है वो अपने मन में सोच रहा था, और बाकी सब चीज थीप के रिगार्डिंग की बात है अपने डैड को बता देता है। इस जगह पर पेस्ट्री के डैड को ये सब आइडिया अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर थीप डायरेक्ट उनके ऊपर हमला करेंगे तो वो पक्का हार जाएंगे। इसलिए उनमें से किसी को पहले जाकर थीप की क्वांटिटी को विलेजर की क्वांटिटी जितना करना होगा और बाकी बचे थीप को हराना होगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद और अपने फ्रेंड फ्यूल को अपने साथ ले जाएंगे और वहां पर जो एक्स्ट्रा थीफ है और जो थीफ्स हैं उनके साथ फाइट करेंगे, ताकि थीफ की क्वांटिटी विलेजर की क्वांटिटी के इक्वल हो जाए। जाने से पहले वो पेस्ट्री से कहते हैं, पेस्ट्री अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस विलेज को संभाले रखो जब तक हम आते हैं। तुम ऑर्डर दे सकते हो, अब तुम्हें मैं यहाँ का पूरा इंचार्ज बना रहा हूँ। पेस्ट्री से यह कहने के बाद वो थीफ को ढूंढने निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि पेस्ट्री अपने दोस्तों को कुछ प्लान एक्सप्लेन कर रहा होता है कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्यूल और कैरोल थीफ को ढूंढते हुए उनकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर फ्यूल देखता है कि उन्होंने कई सारे स्लेव रख रखे हैं, यानी उन्होंने पिछले विलेज पर हमला किया होगा और वहां के लोगों को अपना स्लेव बना लिया है। यह देखते ही कैरोल को गुस्सा जाता है कि वो अपने विलेज के लोगों के साथ ये नहीं होने देगा और फ्यूल से कहता है कि हमें अभी हमला करना होगा, वरना उनके विलेज के लोगों की भी यही कंडीशन होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूल और कैरोल एक सरप्राइज अटैक कर देते हैं उन सब थीफ पर। सरप्राइज अटैक होने के कारण थीफ को संभालने का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से कैरोल और फ्यूल काफी सारे सिपाहियों को घायल कर देते हैं। बाकी बचे सिपाहियों को काफी गुस्सा आ जाता है और वो भी कैरोल और फ्यूल से इस चीज का बदला लेने के लिए उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर इस जगह पर कैरोल और फ्यूल वहां से भागना शुरू कर देते हैं और उनके पीछे गुस्से से भरे हुए थीफ भी उन्हें मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। इस जगह पर उन थीफ का लीडर उन्हें मना करता है कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है, पर वो काफी गुस्से में होते हैं, इसलिए वो थीफ उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ते। इसी बीच हम दूसरी तरफ टावर पे एक ग्रेफ नाम के विलेजर को देखते हैं, जो घोड़ों की कदमों की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। उसे जैसे ही सुनाई देता है कि कई सारे घोड़े विलेज के करीब आ रहे हैं, तो वो समझ जाता है कि थीफ अब विलेज के काफी करीब है। इसलिए वो एक फायर एरो रेडी करता है और उससे सीधा आसमान में चला देता है। ये एरो एक बेसिकली साइन टाइप होता है, जिससे सारे विलेजर्स को पता चल जाता है कि थीफ अब उनके करीब आ चुके हैं, अब लड़ने का समय आ चुका है। इस एरो को दूसरी तरफ फ्यूल और कैरोल भी देख लेते हैं। इस जगह पर कैरोल समझ जाता है कि पेस्ट्री ने कोई ना कोई आइडिया लगाया है, या फिर पेस्ट्री ने कोई ना कोई ट्रैप रेडी किया है ताकि वो इन सारे थीफ का सामना कर सके। इस जगह पर कैरोल समझ जाता है कि उसे वहां पर पहुंचना है इन थीफ को लेकर जहां से ये एरो निकली है, वहीं पर ट्रैप है। इसलिए कैरोल एंड फ्यूल उन सारे थीफ को उसी लोकेशन पर ले आते हैं जहां से एरो निकले थे। पर यहाँ पर ट्विस्ट मोमेंट तब आता है जब लोकेशन पर पहुंचते ही कैरोल एंड फ्यूल अपने घोड़े की डायरेक्शन चेंज करके बहुत ही तेजी से वहां से निकलने लगते हैं। पर इससे पहले कि थीफ उनका पीछा करना शुरू कर दे, उनके ऊपर हमला हो जाता है। इस जगह पर उनके ऊपर आग से लपटे हुए तीर और पत्थरों का हमला होता है।
इस जगह पर हैरानी की बात थी कि पत्थरों का हमला और कोई नहीं, छोटे बच्चे कर रहे होते हैं। इसी सीन को दिखाते हुए हमारी कहानी पास में जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि पेस्टी सबसे कहता है कि हमारे पास मेन की क्वांटिटी कम है एज कम्पेयर टू थीफ, इसलिए हमें बच्चों को भी साथ में लेना होगा। इस पर पेस्टी उन्हें एक्सप्लेन करता है कि बेसिकली ये सारे बच्चे टावर के ऊपर रहेंगे, जहाँ पर थीफ नहीं पहुंच पाएंगे। इसी के साथ पेस्टी यह भी कहता है कि इन बच्चों को हथियार इस्तेमाल नहीं करने हैं, इन्हें बस गुलेर और रस्सी से बंधे पत्थरों को फेंकना है, जो इन्हें बहुत अच्छे से आता है, जो कि ये चीज इन्हें काफी अच्छे से आती है। ये छोटे छोटे फ्रूट्स को अगर पत्थरों से तोड़ सकते हैं तो थीफ के ऊपर तो ये इजीली निशाना लगा सकते हैं। प्लीज आप समझिए, हमारे पास लड़ने के लिए इतने लोग नहीं हैं, और वैसे भी अगर हम हार गए तो इन बच्चों को स्लेव बना दिया जाएगा, तो प्लीज मेरी बात मानिए। पेस्टी की बातों का मतलब समझकर बच्चों के मोम डैड मान जाते हैं। इसके बाद पेस्टी पूरा प्लान विलेजर्स और बच्चों को समझा देते हैं कि उनका काम क्या है और उन्हें क्या क्या करना है। इसी के साथ हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पेस्टी का प्लान शुरू में तो बहुत अच्छे से काम कर रहा था, पर कुछ समय बाद वो सारे थीफ विलेजर्स के हमलों को डोज करने लग जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि थीफ का कैप्टन बिना कोई देरी करे सीधा अपने घोड़े के ऊपर चढ़ता है और वहां से कूदकर सीधा वॉल पर चढ़ने लगता है, जो कि आखिरी वॉल होती है विलेज के अंदर घुसने की। उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं कुछ विलेजर्स, पर वो उसे रोक नहीं पाते हैं। थीफ कैप्टन विलेज के अंदर घुसकर बाकी विलेजर्स को मारने लगता है। इधर बाकी थीफ भी उस वॉल के ऊपर से चढ़कर विलेज के अंदर घुस जाते हैं, और इस चीज की इन्फॉर्मेशन फ्यूल कैरोल को भी दे देता है। पर इस जगह पर कैरोल काफी चिंतित था, बट वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो विलेज से काफी दूर होते हैं। इधर हम विलेज में देखते हैं कि थीफ अभी भी पूरी तरीके से विलेज पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे, क्योंकि बाकी रिटेनर्स और विलेजर्स काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे इन सारे थीफ को हराने की। इस जगह पर इन थीफ की सबसे बड़ी परेशानी बच्चे बनते जा रहे